वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर प्रवीण बैस, जो कि किनारा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक रघुजी नगर के डायरेक्टर हैं और न्यूक्लियस मल्टी सुपर स्पेशलिटी के भी डायरेक्टर है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में देखा गया है कि जो बच्चे हैं, पर्टिकुलरली देखा गया बच्चे, उसमें एक तरह से MSC करके जो बीमारी है पर्टिकुलरली, उसका प्रकोप काफ़ी बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपका क्या एनालिसिस है, उस संदर्भ में आप बताइए। वैसे देखा जाए तो हमारे अस्पताल में जनवरी के मिड स्टार्ट से ही ये पेशेंट आने की शुरुआत हो चुकी थी। उसके अंदर में डिफरेंट टाइप से पेशेंट प्रेजेंट हो चुके हैं हमारे तरफ में। उसमें मैक्सिमम पेशेंट जो थे ये माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के ही आए थे शुरुआत में। उसके अंदर में उनका जैसे सिर्फ CRP बढ़ रहा था, उनका फीवर 7 से 8 दिन का फीवर चल रहा था, बहुत ज़्यादा बॉडी एक था, इस प्रकार के ही सिम्टम्स शुरुआत में चल रहे थे। बट उनके फीवर को बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। उस वजह से वो हमारे अस्पताल में आने के बाद में कुछ हम जो जांचें किए वो हिसाब से उनको MIS यानी मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन ये डायग्नोसिस हुआ। उसमें से के 90% के बच्चे जो आसपास थे वो एडिक्वेट हाइड्रेशन, बीटा कुछ इसके अंदर में IVIG भी देने की ज़रूरत पड़ी और स्टीरॉइड जो इसका मेन ट्रीटमेंट था उससे ही बहुत पेशेंट्स में आराम पड़ा। पर बाकी कुछ 10% ऐसे पेशेंट थे, यानी ऑलमोस्ट 70-80 पेशेंट के बीच में 5-6 पेशेंट्स थोड़े सीरियस इसमें आए थे, जिनका CT स्कोर 14 से 15 के बीच में आया। उनको हायर एंटीबायोटिक्स, IVIG का पूरा कोर्स, स्टीरॉइड्स और बाद में उनके इको कार्डियोग्राम और ECG में भी बहुत सारे चेंजेस देखे गए थे। उसके वजह से कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन और कुछ कार्डियक मेडिसिन भी स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ी थी इसमें। सर प्रवीण सर, आप क्या कहोगे कि अभी देखा कि कुछ जो बच्चे हैं पर्टिकुलर सिस्टमेटिक है, कोरोना के सिस्टमेटिक रह चुके हैं, ऐसे भी बच्चे उसके बारे में कोई पता भी नहीं चलता, उनको कब कोरोना आया कब चला गया पता भी नहीं चलता। वो बड़े लोगों के जो एडल्ट लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए भी एक सुपर स्प्रेडर बने हैं कोई काफ़ी बच्चे लोग। तो उस बारे में आपका क्या अभिप्राय है? जी, ये तो 100% श्योर चीज़ है कि घर में जिन माता पिता को, दादा दादी को इन सब चीज़ को होने के बाद में बच्चों में वो इनवेरेंटली आ गया, उनमें साइंस एंड सिम्टम्स कुछ शो नहीं हुए, किसी को 3 हफ्ते में या किसी को 3 महीने में। मगर अभी के कुछ जो पेशेंट हैं हमारे तरफ करंटली एडमिटेड, वो एक्टिव कंडीशन में भी एडमिट है, जिनके कोविड एंटीजन और ये दोनों पॉजिटिव रहने के बाद भी यानी उनको सिम्टम्स हैं। तो ये एक मिसनॉमर है कि अडल्ट के थ्रू बच्चों को आ रहा है और बच्चे फिर सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। मगर हमने देखा गया है कुछ इसमें कि MIS-C के साथ में MIS-A यानी मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन अडल्ट्स, ये भी हमने देखा गया है इसमें कि बहुत सारे इनको पेशेंट्स को एंटीजन भी निगेटिव आ रहे हैं, उनके RT-PCR भी निगेटिव आ रहा है, बट एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहे हैं और रादर उनको पिछले 6 महीने से कुछ भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं थे। तो इसलिए सिर्फ बच्चे सुपर स्प्रेडर हैं ये कहना उतना ही ठीक नहीं रहेगा। बहुत सारे अडल्ट को जिनका लैटेंट इन्फेक्शन है, जिनको पता ही नहीं चला, कुछ अडल्ट में भी ये देखा गया है ये चीज़ों को। सर ऐसी आशंका भी जताई जा रही कि जो 3rd वेव रहेगा बच्चों के लिए काफ़ी घातक होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों का भी वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, वैक्सीनेशन की कमियां है। और सेकंड थिंग, यदि इस तरह का प्रकोप आगे बढ़ता है ये 3rd वेव का, तो उस हिसाब से आपका जो हॉस्पिटल है किस तरह से सुसज्ज है ये सारी चीज़ों के उस बारे में? देखिए, हमने तो जब शुरुआत किए थे हमने मदर और चाइल्ड पे ही फोकस किया था, बट जैसे NMC और बाकी गवर्नमेंट को जिस तरह से ज़रूरत पड़ी उस तरह से हमने हमारा सिस्टम ढाल लिया था उस समय में। और NMC ने भी हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया है, हमने काफ़ी अच्छे से अडल्ट में और बाकी इवन नियोनेट भी हमारे तरफ एडमिट थे। एक 3 हफ्ते का बच्चा भी हमारी तरफ एडमिट होकर ठीक होकर गया है। तो हमारी तैयारी पूरी तरह से है। अभी तो प्रकोप काफ़ी कम है, पेशेंट्स भी हमारे अभी 10% पर आ चुके हैं, फिर भी इन्हें हमने बहुत अच्छा काम किया है और आगे के लिए MIS-C के लिए भी हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। तो बेटर वे रहेगा कि जिस तरह से हमने अभी आदत डाल चुके हैं पिछले 1.5-2 साल से कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज़ करना है, सिक पेशेंट के पास से थोड़ा दूर अपने को रखना है, सेग्रीगेट कर रखना है,
ये, और हाइड्रेशन अच्छा रखना है, नींद अच्छी रखनी है, इन सब चीज़ों को ही हमने फिलहाल तो प्रायोरिटी देना चाहिए। बच्चों को अक्सर करके देखा गया है कि वो थोड़ा नेग्लिजेंस करते, मास्क नहीं लगाते, जो 3C पालन है उसको उपयोग नहीं करते। तो देखा गया है कि जो बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल का काम है, पेरेंट्स लोग अपनी जिम्मेदारी उन पे डालते हैं, तो कभी कभी के बच्चे भी आगे चल के घातक भी साबित हो सकती है सारी एक्टिविटीज के लिए। क्योंकि अभी सेकंड वेव जो आया था उसमें 2% ही बच्चे उसमें ये हुए थे, कॉम्प्लिकेशंस आया था। तो उस संदर्भ में आपका क्या एक प्रकार से व्यू है? उस संदर्भ में ये बात है कि जो ब्लेम गेम है, मदर टू पेरेंट, तो फिर जो पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स जो ब्लेम करने वाले हैं इन सब चीज़ों में, इन चीज़ में कोई तथ्य नहीं है। जो बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी कम रहेंगी उनको होने ही वाला है ये चीज़, या फिर अदर जो अडल्ट भी जिनके बहुत अच्छी इम्यूनिटी थी, जो कोरोना निगेटिव भी आए थे उस समय में, बट अभी भी वो लैंड अप हो रहे हैं ये सिस्टम में। MIS-A नाम की जो बीमारी है उसमें भी सेम सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं। तो हमको ओवर इंथुजियास्टिक होकर जो कोरोना के रूल्स को तोड़ना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, मास्क यूज़ करना, हाइड्रेशन, नींद, यही चीज़ों पे फोकस करना है। काफ़ी बच्चों में देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल फूड लेने की वजह से भी उनमें ओबेसिटी का प्रमाण काफ़ी बढ़ रहा है, और ओवर भी नहीं कर रहे, स्ट्रेचेबल एक्सरसाइजेज भी नहीं कर रहे जो घर में रहते हुए। जी डेफिनेटली, इस बात में तो काफ़ी तथ्य हैं। जो बच्चों में जिनका डाइट अच्छा है, जिनका बॉडी मास इंडेक्स जो बोलते हैं वो अगर अच्छा है, तो दूसरे जो सेकेंडरी इन्फेक्शन को वो प्रोन नहीं होता, रादर देन जो बहुत बच्चे कैचेक्सिक है, माल नरिश है, या फिर बहुत ज़्यादा जिनका BMI बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसमें कुछ बच्चों को शुगर की तकलीफ़ें होते हैं, और जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं क्योंकि इम्यूनिटी इनकी काफ़ी हद तक कम रहती है। अपने हॉस्पिटल में किस तरह का जो चाइल्ड रिलेटेड जो डिजीज जो होते हैं उसको निराकरण के लिए किस तरह का मॉडर्न इक्विपमेंट या मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है, उस बारे में? हमारे तरफ में इन हाउस पैथोलॉजी लैब है हमारी, उससे हमारा जैसे जब कोई भी पेशेंट आता है तो एंटीजन टेस्ट करवा लेते हैं, देन सेग्रीगेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। हमने 2 प्रकार के ICU डेवलप करके रखे बच्चे के लिए, जो एक्टिव इन्फेक्शन है उनके लिए और जो लाइटेंट इन्फेक्शन है या फिर MIS-C प्रॉपर है, यानी जिनमें एंटीबॉडीज मोर देन 10 है और बाकी पूरे सिम्टम्स है, ऐसे बच्चों को हम अलग रखते हैं। अगर एंटीजन पॉजिटिव आता है तो ICU अलग है उनका, और जो निगेटिव आता है उनके लिए ICU अलग रखे हैं। सर आप क्या कहोगे कि देखा गया कि जो अक्सर बच्चे देखा गया कि अपना फास्ट फूड ज़्यादा इंटेक करते, इवन देखा गया पानी काफ़ी कम पीते, उनमें कई तरह के फिर किडनीज के भी प्रॉब्लम बढ़ते, या फिर अपने पेन किलर्स टैबलेट्स भी लेते हैं, तो उस बारे में आपका क्या है? हमने सब पेरेंट्स का यही काउंसलिंग करते हैं हमारे OPD बेसिस पर भी, और जो IPD में आते हैं उनके लिए भी, कि हाइड्रेशन इज़ द की, यानी की ट्रीटमेंट है उसका। हाइड्रेशन अच्छा रखना है, नींद अच्छा रखना है, और डाइट अच्छा रखना है। इन 3 चीज़ों पे अगर रखते हैं तो जो इम्यूनिटी का जो है ऑटो एंटीबॉडीज़ जो फिनोमिनॉन है, यानी खुद के जो एंटीबॉडीज़ रहते हैं उसमें ये जो एंटीबॉडीज़ जब डेवलप होना चालू होते हैं कोविड के, तो वो ज़्यादा हावी पड़ते हैं, जो कि हज़ार्डस होना चालू होते हैं। तो पेरेंट्स को हमारी यही काउंसलिंग रहती है कि बच्चों को नॉर्मल डाइट रखिए, घर में जो खाना बनता है, हरी सब्जी, ज़्यादा अच्छा खाना, और ज़्यादा नींद, ज़्यादा पानी, इस पर ही ध्यान देना है बच्चों को, और हाइजीन, ये बहुत चीज़ का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस सब चीज़ों में। ऐसा अक्सर ये भी देखा कि जो पेरेंट्स में फियर पैनिक भी काफी बढ़ चुका है, OPD आने के लिए भी टाल रहे हैं। बच्चा उनका इन्फेक्टेड भी रहा तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं रहते, जांच कराने को तैयार नहीं रहते, तो ऐसे पेरेंट्स को आपका क्या मैसेज होगा? हमारे लिए इनके लिए बस एक ही मैसेज रहेगा कि डॉक्टर में स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट को विजिट करने के लिए कभी भी डरिए मत, हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रख के जाइए। जहाँ तक होता है घर पे अभी मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस तो आ गया है, SpO2 मॉनिटरिंग कैसा करना है, टेम्परेचर कैसा लेना है, डेंजर साइंस एंड सिम्टम्स समझाना अभी बहुत लोगों को हमने यहाँ पर भी बताया है, इसमें काउंसलिंग की है, OPD में भी सब लोगों को, हमारे OPD और बाकी जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं IAP के, सब लोग प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करते हैं हमेशा कि टेम्परेचर, ये डेंजर साइंस मिनिमम क्या है, वो जो रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं कि कुछ साइंस रहते हैं कि जिसके अंदर में हमें अवेयर रहना है, क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करना है, और वो चीज़ एक लिमिट क्रॉस करती है तो डॉक्टर को कब रश करना है, वो चीज़ हम सभी लोग उनको अच्छे से बताते हैं हमेशा से ही। जो बच्चे के अनयूजुअल जो चीज़ें होती है,
यानी एक्सेसिव फीवर आ रहा है, एक्सेसिव फटीगेबिलिटी रहती है, एक्सेसिव वीकनेस रहता है, बच्चा एक्सेसिव ड्राउजी रहता है, खाना पीना कम है, यूरिन आउटपुट काफ़ी कम हो रहा है बच्चे का, ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि फिर एक बार ओपीडी बेसिस पे बताइए और देन डॉक्टर ओनली विल डिसाइड कि इनको आईपीडी की ज़रूरत है या कुछ इन्वेस्टिगेशन करके एडमिट करना है। एक प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए कभी भी इसमें।